जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया था कि मैं एक्चुअली ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं और एक तरीके से मैं भी कभी इसी तरह का एक स्टूडेंट रहा करता था। फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हमने क्राइसिस देखा है अपने घर के अंदर और मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला है। अभी रिसेंटली एक लड़के से मैं मिला था, उसका नाम अभिषेक है, कानपुर काकादेव में रहता है। तो उसके कमरे में मैं गया तो जैसे होता नहीं, कमरे में सीड़न की जो थोड़ी बदबू होती है वो थी। और बहुत मतलब जिंदगी होती है ना बच्चों की, बड़ी अजीब होती है। हमें लगता है कि 500 हजार या 2000 रुपए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सही मायने में बहुत लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप सभी लोगों की, अगर मैं काबिल हूं, अगर मैं पढ़ा सकता हूं, कि अगर मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं तो वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए करना चाहता था शुरू से। तो मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैंने कहा था आपसे कि मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए करूंगा। आज वो मौका है तो हमें लगता है कि शुरुआत करेंगे इस सीरीज़ की। ये हमारा A to Z इंग्लिश ग्रामर बैच है, जिसके अंदर हमारी जो आज पहली क्लास है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की है। क्योंकि देखिए, मैं शुरुआत इसके नाउन से भी कर सकता था और कोई और टॉपिक उठा के मैं इसकी शुरुआत कर सकता था, लेकिन इसकी शुरुआत इस वजह से मैंने नहीं करी क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि नाउन से नहीं समझ पाएंगे। जब पढ़ा ही रहे हो तो 2 क्लास एटलीस्ट बेसिक की भी ले लो। तो बेसिक में जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है, क्लॉज है, फ्रेज है, इन सारी चीज़ों का भी आइडिया स्टूडेंट्स को लग जाएगा। तो भाई पहला अपना यही विजन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाएँ और जितने लोग पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे पढ़ पाएँ। फ्री में एक पूरी बैच उनके साथ हम कंप्लीट कर ले, ठीक है। इसके लिए देखिए आप सभी लोगों का प्लीज़ सपोर्ट चाहिए। लाइक और शेयर कमेंट करिएगा जरूर वीडियोस के अंदर, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से हम लोग ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच पाएंगे, हम लोग अपनी रीच बना पाएंगे। अगर आप लोग प्यार देते रहोगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपको सब कुछ खत्म करके मैं दे दूंगा, आराम से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये बैच भाई सबके लिए है, चाहे आप कोई भी बैच ले लो, चाहे आप स्टेनो पढ़ रहे हो, CHSL पढ़ रहे हो, CPO पढ़ रहे हो, CGL पढ़ रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम कर रहे हो, सारे वनडे एग्जाम्स के लिए है। एक बार आप इसको पढ़िएगा, एक बार अपने एग्जाम्स में जा करके देखिएगा, सारे सैंपल पेपर्स वगैरह मॉक लगा लीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं तो आज की क्लास का। अच्छा, मैक्सिमम एक बार ना लाइक और शेयर प्लीज आप सभी लोग कर दीजिए, इसकी जरूरत है आपको, इस चैनल को ग्रो करने के लिए इसकी जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सर मेरा आज था बट नहीं देने गए हैं, नहीं ऐसा मत करिए। क्लास आप देखिए, क्लास और एग्जाम दोनों कवर करिए, कोई मत छोड़ा करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, मतलब ना आपको ABCD से लेकर के चलूंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रेलेवेंट चीजें आपके सामने मैं रखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार यहाँ पे हर हर महादेव मेरे भाई, एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग रेडी हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर वोकैबलरी भी करा दीजिए। हाँ भाई, एक एक करके कराऊंगा, पहले ग्रामर की शुरुआत करते हैं और इसको लेकर के चलते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कई बार हम लोग शुरुआत कर देते हैं लेकिन हम लोग मंजिल पर नहीं पहुंचते। इस बार आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, हम लोग मंजिल पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। हम इसे कंप्लीट एटलीस्ट एक बार करें, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तक ही ना रुके। नाउन से शुरुआत करें तो हम प्रेपोजिशन तक खत्म करें, तो कम से कम एक हमारा कहने को हो जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा टीचर है जिसने वाकई में बच्चों की मदद करी है अच्छे कंटेंट के साथ, वो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए रेडी, शुरुआत करते हैं इंग्लिश से। अब जिन बच्चे को भी कहता है ना इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सर हमें इंग्लिश का ABCD के अलावा कुछ नहीं आता, मैं उसको भी इंग्लिश सिखा दूंगा। बस पूरे इस बैच को और पूरी क्लास को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। पूरी क्लास देख लेना, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश आने लग जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि इंग्लिश क्या है। देखो इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश क्या है ना, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। हम बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है ना। तो ये हमारी भाषा होती है और ये लैंग्वेज होती है। अच्छा, भाषा जो लैंग्वेज होती है और जो सब्जेक्ट होती है, इसमें डिफरेंस बस इतना होता है कि लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकल सोचना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान देना पड़ता है। ये जो हमारी लैंग्वेज होती हैं वो एक्चुअली फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि सपोज आप ऐसे करिए कि ये मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन से अगर मैं लिखने का काम कर रहा हूं तो मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन अगर इसी पेन को मैं मार दूं किसी को और उसके हाथ में आर पार हो जाए, अब ये पेन तो नहीं रह गया, अब मैं स्टूडेंट नहीं रह गया। अब इस पेन से मैंने किसी के ऊपर वार कर दिया और उसको चोट लग गई, अब ये एक हथियार बन चुका है और मैं एक मुजरिम बन चुका हूं। अब लड़की जैसे दुपट्टा लेकर के चलती है तो लोगों को बड़ा प्यारा लगता है, कितनी सज्जन घर से है, कितनी डिसेंसी इसने मेंटेन कर रखी है, दुपट्टा कितना प्यारा लगता है। अब वही दुपट्टा आपके गले में बांध के वो कस दे, अब उस दुपट्टे का वो फंदा बना दे, अब क्या हो गया, अब तो फंदा बन गया, वो तो फांसी बन गया।
तो मतलब जो भाषा होती है ना वो फंक्शनल होती है। तो यहां हमें रिजिड नहीं रहना है कि हमें रूल्स रट लिए, हमें वही चीजें कर ली, तो हमें थोड़ा सा लॉजिकल भी होना पड़ेगा चीजों को सोचने में, ठीक है। तो इंग्लिश हमारी भाषा है, और भाषा आती कहां से है? भाषा आती है साउंड से। जैसे हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हो, जैसे अभी देखिए मेरे मुंह से कुछ आवाज निकल रही है तो साउंड आ रही है बाहर, तो हिंदी आपको सुनाई पड़ रहा है। अब ये साउंड कहां से बनते हैं? आपने कहा सर साउंड बनते हैं लेटर से, ठीक है। तो हमने यहां बेसिक बातें देख ली कि हमारी इंग्लिश एक भाषा है और ये भाषा साउंड से आती है। साउंड किससे बनते हैं? साउंड बनते हैं लेटर से। अच्छा जी, अब बात करते हैं ना, एक एक चीज को आराम से ध्यान से सुनते समझते चलते हैं कि लेटर क्या है, फिर लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है। अगर मैं लेटर की बात करूं तो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि भाई ये जो हमारा A to Z होता है, टोटल कितने होते हैं? आपने कहा टोटल 26 होते हैं सर, इन्हीं को हम लेटर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा लेटर होता है ये क्या होती है? आपने कहा सर ये होती है अनब्रेकेबल यूनिट। अनब्रेकेबल यूनिट का मतलब ये हो गया कि ऐसी यूनिट जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक चीज देखिए ना, आप क्या आप ए को ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। क्या आप बी को ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। क्या आप सी को ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो हमारा लेटर A to Z 26 होते हैं, ये हमारी अनब्रेकेबल यूनिट होती है। अच्छा जी, अब कहोगे वर्ड क्या होता है? देखिए वर्ड क्या होता है, ये अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, और जिसका अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है। दोनों बातों को समझिएगा। मैंने यहां पे दो पैरामीटर्स लिखे हैं। अगर कोई आपसे पूछे वर्ड क्या है तो आप बताओगे सर वर्ड है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का समूह है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस हो। अब मान लीजिए यहां मैंने लिखा बी, यहां लिखा ओ, यहां लिखा वाई, यहां लिखा सी, यहां लिखा ए, यहां लिखा आर। अब आपने देखा सर ये ना क्या है, पर्टिकुलर लेटर लिखा है, इंडिविजुअल लेटर लिखा है। अब हमने कहा भाई इसका ग्रुप बना दीजिए, हमने बना दिया। और बॉय मतलब लड़का, इसका अपने आप में कंप्लीट सेंस भी है। अब जैसे यहाँ पे CAR, हमने यहाँ पे लिखा कार, तो हमने देखा कि ये जो हमारे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और जिनका अपने आप में कंप्लीट सेंस है, वो हमारे क्या बन गए? आपने कहा सर वो वर्ड बन गए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मुद्दा क्या है ना, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से भाई। अब यहाँ पे बात ये है, ये जो फ्रेज और सेंटेंस होता है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एक लड़का मुझसे कह भी रहा था कि सर क्लॉज और फ्रेज को थोड़ा अच्छे से पढ़ा देना, और ये मैं कहोगे तो बेसिक में ही पढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा कि आगे जितना भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इतनी प्रॉपर क्लैरिटी, इतनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा कि भाई पूरा सेंटेंस ऐसे देखोगे ना, जो तुम मुझे कहते हो कि सर पोस्टमार्टम कर देते हो, सेंटेंस का पोस्टमार्टम ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट लिखा रहेगा। तो फ्रेज और सेंटेंस, पहले बेसिक बात समझ लेते हैं, फिर डिटेल में हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। बेसिक बात क्या है? देखिए फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह होता है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है। आपने कहा सर दोनों बातें तो आपने सेम सेम लिख दी, ये भी शब्दों का समूह होता है और ये भी शब्दों का समूह होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एक्चुअली इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करता है। फ्रेज जो है इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और ये जो हमारा है ये कैसी मीनिंग देता है? आपने कहा सर ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि फ्रेज क्या है, तो आप बताओगे शब्दों का समूह है, ठीक है। आप पूछेगा सेंटेंस क्या है, आप बताओगे ये भी शब्दों का समूह है। अब वो कहेगा इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, तो आप बताओगे जो फ्रेज होती हैं इनकी अपने आप में जो मीनिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है, और ये जो हमारा सेंटेंस होता है इनकी मीनिंग क्या होती है? आपने कहा कंप्लीट होती है। वो कहेगा एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताना, जैसे मान लीजिए हमने इज रीडिंग लिख दिया। अब देखिए इस रीडिंग में ये है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी, अब ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है तो ग्रुप ऑफ वर्ड, लेकिन इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है तो ये सेंटेंस बना ही नहीं पाएगा। ये हमारा क्या है? फ्रेज है। अभी आपको ये सब नहीं सोचना है कि सर ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, ये सब नहीं सोचना है। ये हम जब फ्रेज को डिटेल में पढ़ेंगे आपको तब समझना है। अभी बस इतना जानना है फ्रेज है। जैसे हमने लिखा राम एंड मोहन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये है क्या, आप कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अच्छा, राम और मोहन का अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है? आपने कहा कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। जब राम और मोहन अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये क्या है? आपने कहा सर ये तो फ्रेज है।
ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूंगा तो जैसे मैंने लिखा ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? आपने कहा जी बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो जरा देखिए क्या इसकी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है कि नहीं है। आपने कहा सर दोनों दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है कि उसने एक कार खरीदा। और अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारी वर्ब, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट। तो सर कोई भी सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, और उसमें सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी वर्ब होता है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपने लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमने सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस ये देख लिया कि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन इसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। यही होता है बेसिक डिफरेंस फ्रेज और सेंटेंस में। पहले बताइए यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, सारी क्लासेस होंगी भाई आपकी, जो 11 बजे क्लास होती है वो भी होगी, जो 6 बजे क्लास होती है वो भी होगी। ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चे फ्री में 2024 या जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो टारगेट कर रहे हैं अपना, उनको पूरा मैं सिखा पाऊं। ठीक है, और पूरा पेड वाला कंटेंट है ये। देखिए आपको फ्री वाला कंटेंट मत समझिएगा, आप किसी के पेड क्लासेस जाके पढ़ेंगे ना और मेरा आकर के ये फ्री जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिएगा, आपको जमीन आसमान का फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? अगर डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। अब देखिए है क्या ना, मैंने यहां तक आपको हर बात क्लियर कर दी। अब मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि कैसे पहचाने कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन के अंदर सेंटेंसेस आते हैं। अब जो भी सेंटेंस लिखा है कि हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, ठीक है, इज इट राइट और रॉन्ग, कि यह सही है या गलत है, तो हमें ये कैसे पहचानना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी सेंटेंस लिखा है तो अगर मैं अब आपसे पूछूंगा सेंटेंस क्या है तो अब तुरंत आप बता दोगे। देखो सर, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस हो या कंप्लीट मीनिंग हो। ये आपने हमें बता दिया, ये हमें समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि कोई भी सेंटेंस जो लिखा गया है वो सही है या गलत है। इसके लिए दो पैरामीटर हैं, एक है वर्ड, ठीक है, और दूसरी क्या है? आपने कहा मीनिंग। एक वर्ड होता है, दूसरा मीनिंग होता है। वर्ड क्या है? आपने कहा सर वर्ड का मतलब होता है ग्रामर से, ग्रामेटिकल, ठीक है, और मीनिंग का मतलब होता है लॉजिक से। जब भी कोई सेंटेंस आपसे कोई पूछे ये लिखा हुआ सेंटेंस हमें बताओ सही है या गलत है, तो आपके पास दो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, दो पैरामीटर्स होने चाहिए उसको बताने के। पहला ग्रामर और दूसरा लॉजिक। अगर कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है लेकिन लॉजिकली नहीं सही है तो गलत हो जाएगा। कोई सेंटेंस लॉजिकली सही है लेकिन ग्रामेटिकली नहीं सही है तो भी गलत हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस को सही होने के लिए ये दोनों चीजों का होना बिल्कुल जरूरी है। अब देखिए मैं एग्जांपल से इस बात को आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि ही किल्ड मी, ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। अब आपको सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे किल्ड वर्ब है, ठीक है, उसके पहले ये जो ही आया है ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो मी आया है ये आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस तो ग्रामेटिकली हम लोगों को बिल्कुल सही लग रहा है कि सर सेंटेंस में कोई दिक्कत है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस को लॉजिकली देखा जाए तो सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है। आपने क्या बोला? आपने बोला ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने आपको मार दिया, अगर जब आप मर गए तो ये बात बोल कैसे पा रहे हो? सोच के देखो, आपने बोला ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया। सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप मर चुके हो तो बोल कैसे सकते हो, तो सेंटेंस गलत हो गया। अगर इसे सही करना है, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, उसने लगभग लगभग मुझे मार दिया था। मतलब कभी कभी लोग मार के ना क्या करते हैं, अधमरा छोड़ देते हैं, आदमी पूरा मरता तो है नहीं। अब वो ये बात बोल सकता है ना, उसने लगभग लगभग मुझे मार दिया था। अब अगर देखा जाए तो ये ग्रामर के हिसाब से क्या है? आपने कहा सर सही है, ठीक है। अगर लॉजिक के हिसाब से बोला जाए तो आप कहोगे ये भी सही है, ग्रामेटिकल भी सही है, लॉजिकल भी सही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा एक सेंटेंस, दिस लायन हैज अ टेल। अब आपने ये जो सेंटेंस लिखा है, किसी से भी पूछ लीजिए क्या ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है या करेक्ट है, कोई भी बता देगा सर कोई गलती ही नहीं लग रही है। दिस के बाद आपने नाउन सिंगुलर रखा है, यहां पे नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपने सिंगुलर रखा है। आप कह रहे हो कि इस शेर की एक पूंछ है, कोई गलती नहीं लग रही है, लेकिन ये लॉजिकली बड़ा गड़बड़ बात है। कैसे?
आपने क्या किया है ना, ये दिस से आपने एम्फेसाइज कर दिया है, ये वाला जो शेर है ना, ये वाला शेर उसकी एक पूंछ है। अब आप जरा गौर करिए, ठीक है, अगर सिर्फ इस शेर की पूंछ है तो क्या बाकी शेर बिना पूंछ के घूमते हैं? ऐसा तो नहीं है, पूंछ तो हर शेर के पास होती है। तो अगर आप दिस लाइन हैज अ टेल बोल रहे हैं तो ये इलॉजिकल सेंटेंस है, लॉजिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। ग्रामेटिकली तो भैया हम मान रहे हैं कि ये सही है। आप इस सेंटेंस से कह रहे हो कि सिर्फ इस शेर की पूंछ है, पूंछ तो हर शेर की होती है। हम इसको सही करने के लिए ऐसे जरूर लिख सकते हैं, दिस लायन हैज अ लॉन्ग टेल। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि भाई सारे शेरों की पूंछें होती हैं, लेकिन ये वाला जो शेर है ना अपना, इसकी पूंछ थोड़ी लंबी है। हो सकता है कि भाई इसकी पूंछ कंपैरेटिवली दूसरों से लंबी हो, तो दिस लायन हैज अ लॉन्ग टेल, ये लो अपने आप में बिल्कुल सही हो गया। तो कोई भी सेंटेंस जब आप पढ़ें तो सेंटेंस में ग्रामर और लॉजिक दोनों आप लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही कॉल्ड सी, उसने उसको बुलाया। अब यहां पे देखिए क्या कहानी है, ये हमारी वर्ब है। तो ये बात देखिए बेसिक बात है जो कि आगे धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि वर्ब के पहले हमेशा हम लिखते हैं भैया सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अब देखिए आपने सी लिख दिया है, सबको पता है सी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। तो यहां पे लिख दीजिए हर यानी ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे जो गलती थी वो ग्रामेटिकली गलती थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है और सेंटेंस तो पहले ही बता दिया था क्या होता है, और फिर ये बता दिया कि कोई लिखा गया सेंटेंस सही है या गलत है, उसे आप कैसे पहचानोगे, ग्रामर और लॉजिक से। और ये बात भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक बार भाई कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और अगर स्पीड वगैरह थोड़ी स्लो है तो वो भी बता दीजिए, अगर स्पीड वगैरह में कोई कमी नहीं है तो वो भी बता दीजिए, ठीक है। सर आप हम लोग के लिए YouTube पर इतने अच्छा सब करवाया है, मैंने आपके लाइव क्लासेस ना की है बट रिकॉर्डेड पूरा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेंटेंस में हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा होता है, एक आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। अब देखिए यहां से आपका ना, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से कि एग्जाम की बात, जो आप एसएससी का एग्जाम देते हो या कोई भी वन डे एग्जाम देते हो, अब देखिए यहाँ पे आपके ना एग्जाम का रोल शुरू हो गया, क्योंकि आपने वॉइस नरेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वॉइस में आपने बेसिकली देखा होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। बहुत बार ऐसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट है क्या। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब बढ़िया है, चलो। अगर अब आपको मैं सिखाऊंगा ना कि सब्जेक्ट क्या है तो पहले उसको ध्यान से सीखिएगा, फिर प्रेडिकेट क्या है। इससे क्या होगा कि ये जो सेंटेंस की देखो, सब कुछ जो कुछ भी आप अपने एग्जाम में पढ़ते हो, जैसे स्पॉट द एरर पढ़ा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ा, राइट, उसके बाद आपने फिलर्स पढ़ा, क्लोज टेस्ट पढ़ा, पैरा जंबल पढ़ा, कुछ भी उठा लो, सब कुछ किस पे बेस्ड है, सेंटेंस पे। जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, हमें सेंटेंस समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन जाता है। जब सेंटेंस पढ़ते हैं सेंटेंस नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन नहीं बनता। हमें सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। और एक बार हमें ये छोटी छोटी चीजें आ गई तो हमारा जो हेडेक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे स्विच कर जाते हैं, लेकिन बेसिक चीजें छोड़ जाते हैं। और हमेशा बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भैया बेसिक चीजें खींच के रखो, है ना। तो ये पहले आता हूं, मैं आपको समझाता हूं सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। जैसे मैं किसी बच्चे से बोलूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो लड़का जानते हैं क्या कहता है, सर नोट्स कैसे बनाए। भाई ये सब मैं बता दूंगा, पहले पढ़ लो, ठीक है। अब अगर मैं किसी से ये बोलूंगा कि सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, अब वो कहता है कि सर डूअर सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बच्चे क्या कहते हैं, सर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी करने वाला। तो लड़का कहता है कि ये जो हमारा डूअर होता है, डूअर को सब्जेक्ट कहते हैं, करने वाला। ये बात आपकी ऐसा नहीं कि सही नहीं है, ये बात आपकी सही है लेकिन अधूरी है। अब कोई बात सही हो लेकिन अधूरी हो तो होगी तो गलत ही, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी बात करनी है जो अधूरी ना हो, जो बात पूरी हो। अब जैसे यहां पे देखिए दो बातें समझिएगा, सब्जेक्ट आपका डूअर भी होता है और ये आपका नॉन डूअर भी होता है, ये दोनों होता है, डूअर भी होगा और नॉन डूअर भी होगा, ठीक है। कैसे, मैं इसको साबित करके दिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा द मैन टेस्टेड द फूड, पहला सेंटेंस, और दूसरा मैंने लिखा द फूड टेस्टेड डिलीशियस। अब भाई दोनों सेंटेंस आप देखिए,
दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि सर ये जो टेस्टेड लिखा था ये वर्ब है, यहां पे भी ये जो टेस्टेड लिखा था ये क्या है, वर्ब है। आपने कहा ये तो वर्ब है। अब आप जरा गौर करिएगा, इसके पहले आपने ये जो सब्जेक्ट लिखा है ये रहा, इसके पहले जो आपने सब्जेक्ट लिखा है ये रहा। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर है। डूअर मतलब करने वाला, जिसे हम लोग परफॉर्मर बोलते हैं। और आप इस सब्जेक्ट को देखोगे ये डूअर नहीं है, ये क्या है, नॉन डूअर है, यानी ये नॉन परफॉर्मर है। ठीक है, यानी जो कुछ नहीं कर पाता है। अब देखिए ना, यहां पे लिखा मैन टेस्टेड द फूड। मैंने आपसे कहा कि फूड किसने टेस्ट किया, आपने कहा सर इस आदमी ने टेस्ट किया। तो ये आदमी डूअर है या नहीं है, आपने कहा बिल्कुल है सर, आदमी तो टेस्ट कर ही सकता है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं खाना रख दूं और मैं आपसे कहूं भैया चखिए, तो आप चख के तो बता ही देंगे कैसा है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, क्या ये फूड जो है खुद को टेस्ट कर सकता है? नहीं। आपने कहा सर आदमी खुद को जरूर टेस्ट कर लेगा, मतलब खाने को जरूर टेस्ट कर लेगा, लेकिन फूड नहीं टेस्ट कर पाएगा। तो आपने देखा ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर है, ये नॉन डूअर है। तो एक बात हमें ये क्लियर हो गई कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर भी हो सकता है और वो नॉन डूअर भी हो सकता है। राइट, अच्छा जी। अब क्या है कि एक छोटा सा ना नोट करके आप लोग यहां पे ट्रिक लिख लीजिएगा, अभी आगे काम देगा। एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सब्जेक्ट को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है ना, वो है हु से क्वेश्चन करना। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया है, उस सेंटेंस में आपने हु से प्रश्न किया और जो आपको जवाब मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा, या तो हु से या तो व्हाट से, इन दोनों से ही। और अभी आगे मैं इनके यूजेस आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए बस, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं ना, तो कभी कभी सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिखेगा वो सिंगल सब्जेक्ट दिखेगा। सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिर्फ एक ही होगा। और कभी कभी सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिखेगा वो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बोला आपसे कि राम कॉल्ड हर, राम ने उसको बुलाया। अब इस सेंटेंस में जरा देखेंगे तो कॉल्ड क्या है, आपने कहा सर वर्ब है। ये आपका राम क्या है, आपने कहा सर ये तो हमारा सब्जेक्ट है। सेंटेंस में आपको कितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपने कहा सर एक सब्जेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करूं, राम एंड कमल वेंट टू द सिटी। राम और कमल कहां गए, आपने कहा सर राम और कमल शहर गए। अगर आप यहां पे थोड़ा सा भाई नोटिस करेंगे, यहां पे क्या है, राम और कमल। ठीक है, अब यहां पे अगर गौर करिएगा, यहां पे सिंगल सब्जेक्ट था, एक सिंगल यूनिट थी जो कि राम था। यहां पे गौर करिएगा कि शहर सिर्फ राम नहीं गया है, राम और कमल दोनों गए हैं। तो जब हम एंड से दो नाउन आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसके तरीके से काम करता है, कंपाउंड सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है। तो ये जरा देखिए कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके किसी सेंटेंस में सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट आएगा। सिंगल सब्जेक्ट भी आ सकता है और आपके सेंटेंस में इस तरीके से कंपाउंड सब्जेक्ट भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। एक बार प्लीज बता दीजिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को यहां तक? नहीं है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या समझा, आपने यहां पे ये समझा कि सब्जेक्ट हमारा डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, एग्जांपल से समझ के। फिर हमने समझा कि सर सब्जेक्ट हमारा एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, ये भी समझ गए। हमें एक ट्रिक भी आपने बताई कि अगर हम किसी कहीं पे भी अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो वहां व्हाट और हु का जो आंसर होता है वो हमारा क्या होता है, आपने कहा सर सब्जेक्ट होता है। अगर ये बातें समझ पाए ना, तो देखिए थोड़ा सा प्रेडिकेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है, अब थोड़ा प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेडिकेट क्या है, देखिए प्रेडिकेट को ना आप ऐसे समझिए, सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी भी चीजें सब प्रेडिकेट है। सिंपल, सब्जेक्ट को छोड़कर सब कुछ प्रेडिकेट है। व्हाट वी टोल्ड अबाउट, ठीक है, सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम स्माइल्ड, ठीक है, राम रीड्स द बुक। आप एक बात बताइए, मैंने क्या बोला आपसे, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा राम, यहां भी क्या है, राम। हमने कहा राम को छोड़ के जितना भी आपको दिखेगा, ये देखिए वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इनको हम क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। अभी ये सब बताऊंगा, ऑब्जेक्ट वगैरह आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो सब्जेक्ट के अलावा जितना भी आपको दिखेगा वो क्या कहलाता है, आपने कहा प्रेडिकेट। ये भी आपका क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, बस एक चीजें नोट करके समझ लीजिए।
आपको नोट करके ये समझ लेना है, किसी सेंटेंस में अगर एक वर्ब आया है तो एक प्रेडिकेट होगा, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आया है तो दो प्रेडिकेट होगा। जब कहीं पे दो प्रेडिकेट आता है यहीं पे उसे हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट। फिर से समझा देता हूं, मैंने कहा कि भाई किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी आता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहां पे देखिए ये प्रेडिकेट है, यहां पे देखिए ये प्रेडिकेट है। हमने आपसे कहा कि किसी सेंटेंस में कितने प्रेडिकेट हैं, अगर ये पता करना है तो कैसे पता करोगे? तो हमने कहा भाई देखो, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो एक प्रेडिकेट, किसी सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं तो मतलब दो प्रेडिकेट, अगर किसी सेंटेंस में दो प्रेडिकेट आ गए तो उसको तुम नाम क्या दे सकते हो? कंपाउंड प्रेडिकेट। जैसे मैंने आपसे कहा राम एंड कमल went to the city and searched for the job। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि राम एंड कमल वेंट टू द सिटी एंड सर्च्ड फॉर द जॉब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा सर राम एंड कमल, ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं कहूंगा कि कैसा सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो राम और कमल दो लोग यहां पे आए हैं, दैट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। हमने कहा वेंट क्या है? आपने कहा सर वर्ब है। टू द सिटी, अब जरा देखिए यहां कितना वर्ब दिख रहा है? एक वर्ब ये दिख रहा है, दूसरा वर्ब ये दिख रहा है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी आपको दिखेगा सब कुछ क्या है भैया? प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रेडिकेट हैं, आपने कहा दो। कैसे? एक वर्ब ये है तो एक प्रेडिकेट, दूसरा वर्ब ये है तो एक प्रेडिकेट ये भी हो गया, यानी 1 + 1 कितना हो गया? दो प्रेडिकेट हो गए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपने कहा सर कंपाउंड प्रेडिकेट बोल सकते हैं। तो यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट भी आ सकता है, सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट भी आ सकता है। पहले बताइए बात समझ में आई आप सभी लोगों को? ठीक है, एक बार बता दीजिए आप सभी लोग, मेरी बात ये क्लियर हुई? जो मैंने आपको ये बात समझाई, ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? जल्दी से एक बार भाई कमेंट करके बता दो फटाफट सभी लोग, जिससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है और ये भी बता दीजिए मजा आ रहा है? मतलब मैं थोड़ा सा, अपना चैनल है, ठीक है, आप लोग बड़े लंबे टाइम से कह रहे थे कि सर अपने चैनल पे बनाओ, अपने चैनल पे भी वीडियो डाला करो। हमने कहा अपने चैनल पे भी वीडियोस डालते हैं, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, ये मेरा ही चैनल है और इस चैनल पे आप लोगों का प्रेम चाहिए, तो आप लोग प्रेम दोगे तो चैनल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और पढ़ाने में भी मजा आएगा। आ गई? चलिए, अब देखो यहां तक की अगर बातें समझ में आ गई तो हमने क्या समझ लिया? हमने सब्जेक्ट भी समझ लिया और हमने मेरे भाई यहाँ पे प्रेडिकेट भी समझ लिया, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और हमने ये भी समझ लिया कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है और कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से हमें ये करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब कोई भी सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। ठीक है, देखो समझ में बड़े आराम से आ जाएगा। हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था, क्या? कि जो सेंटेंस में हु का रिप्लाई होगा, ठीक है, और व्हाट का रिप्लाई होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? आपने कहा सर सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आप कहोगे ये हु किसके लिए है? भाई ये देखिए, हु का यूज हम करेंगे पर्सन के लिए और व्हाट का हम करेंगे नॉन लिविंग चीजों के लिए। ठीक है, इसके लिए जैसे सेंटेंस में अगर कोई नॉन लिविंग है तो वो व्हाट का रिप्लाई होता है, कोई अगर लिविंग है, पर्सन है, तो हु का रिप्लाई होता है। जैसे आपने कहा देवानी स्माइल्ड, हमें पता है भाई स्माइल्ड वर्ब है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हु स्माइल्ड, कौन स्माइल किया? आपने कहा देवानी, ये रहा सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, एक वर्ब मतलब एक प्रेडिकेट। यहां पे आपने देखा आई लव चॉकलेट, आपने कहा सर ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हु लव चॉकलेट, आई, और इसके अलावा जितना भी रहेगा सब क्या रहेगा? प्रेडिकेट। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। इसमें वर्ब क्या है या इसमें ऑब्जेक्ट क्या है ये सब आप मत सोचो, सिर्फ सोचो प्रेडिकेट है कि नहीं है। तो आपने कहा सर ये तो सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। यहां पे आपने देखा कि सर ये क्या है? आपने कहा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ क्या बन गया? आपने कहा प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको हर एक चीज
एक्सप्लेन करता जाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। अब आप अगर यहां देखो, ही एंड आई प्लेड, यहां पे आपने देखा सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? आपने कहा सर यहां देखो कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, यहां ही एंड आई दो लोग हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक प्रेडिकेट है। तो हमने देखा यहाँ एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट। अब अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि एक ही प्रेडिकेट है, हमने कहा था जितना वर्ब उतना प्रेडिकेट। एक वर्ब दिख रहा है एक प्रेडिकेट, एक वर्ब दिख रहा है एक प्रेडिकेट, एक वर्ब दिख रहा है एक प्रेडिकेट, सिंपल। ठीक है, यहां पे भी एक वर्ब दिख रहा है एक प्रेडिकेट। अब अगर इसको देखिए, राम एंड कमल वेंट टू द सिटी, अगर यहां पे बात करें तो ये तो वर्ब है, ये हमारा राम एंड कमल क्या है? आपने कहा सर ये तो कंपाउंड सब्जेक्ट है। अगर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है तो ये वेंट टू द सिटी जो हमने ये लिखा है ये क्या हो गया? आपने कहा सर ये तो प्रेडिकेट हो गया। अब अगर यहां देखिएगा, ही क्या है? सब्जेक्ट है। सैंग एंड डांस्ड क्या है? आपने कहा सर देखो कितने वर्ब हैं, एक वर्ब ये है, दूसरा वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ प्रेडिकेट होगा। कैसा प्रेडिकेट है? आपने कहा सर ये तो कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो हमने देखा कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी आ सकता है। हमने देखा कि कंपाउंड सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ सकता है। हमने देखा एक सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट भी आ सकता है। तो अच्छा, इन सारी चीजों से हमें क्या समझ में आएगा आपको पता है? आइडिया ये लगेगा कि भाई सेंटेंस के अंदर, ठीक है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका फॉर्मेशन होता है, जिससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप लोग पढ़ोगे तो सेंटेंस ना आप खुद ही धीरे धीरे से पढ़ते पढ़ते हर सेंटेंस आपको समझ में आने लगेगा। आप हर सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे यहां देखिए, यहां पे एक बार बताइएगा, ही वेंट टू द सिटी एंड सर्च फॉर द जॉब। ही क्या है? आपने कहा सब्जेक्ट है। देखिए यहां पे वेंट टू द सिटी एक वर्ब ये है एंड सर्च फॉर द जॉब दूसरा वर्ब ये है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? आपने कहा सर कंपाउंड प्रेडिकेट। तो आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर के चलते हैं। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया, अब मैं थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। देखो ऑब्जेक्ट के बारे में मैं ज्यादा कंफ्यूज करूंगा नहीं, क्योंकि दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट को बताने के। ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको बता दूं, पहला वाला तरीका वो खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? आपने कहा सर वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? आपने कहा वर्ब एक्शन होता है। ठीक है, अब अगर आप इस बात को गौर करिएगा कि अगर ये जो हमारी वर्ब एक्शन होती है ना, अगर सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया और उस एक्शन का प्रभाव या कह लीजिए इफेक्ट जो रिसीव करता है, ठीक है, जो रिसीव करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपने कहा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से बताता हूं, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट जब भी कोई एक्शन करेगा, क्योंकि वर्ब का मतलब एक्शन होता है, उस एक्शन को, प्रभाव को जो रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब लड़के को ना चक्कर आ जाएगा ये सब सुनने में, ये सब समझने में। उसको सिंपल बात बताओ कि देखो भाई, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, ये जो हु का रिप्लाई होता है या वाट का रिप्लाई होता है, ये होता है तुम्हारा सब्जेक्ट। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा हुम का रिप्लाई और वाट का रिप्लाई। अब लड़के को सब कुछ क्लियर है कि सर किसी सेंटेंस में हु का रिप्लाई सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस में जो हुम का रिप्लाई है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब वो कहेगा वाट, तो आपने दोनों जगह पे कॉमन लिख दिया वाट वाट, तो कुछ नहीं करना है। अगर वर्ब के पहले वाट का रिप्लाई है तो वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद अगर वाट का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? सर 14 को मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद। अरे भाई पूरा आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद तो बाबा देने वाले हैं। तो आपने बेसिक बात यहां पे समझ ली। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट में भी तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, सिर्फ मान लीजिए सब्जेक्ट लिखा, आपने वर्ब लिखा और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो whom का भी रिप्लाई हो सकता है और वो what का भी रिप्लाई हो सकता है। whom और what दोनों दोनों से अगर हम कोई सवाल करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हमने कहा राम बॉट अ कार, राम ने एक कार खरीदा। अब जरा मेरे भाई गौर करो, यहां पे हु कौन खरीदा, आपने कहा राम, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, बॉट क्या है, वर्ब। अब मैंने आपसे कहा क्या खरीदा, वाट डिड राम बाई, राम ने क्या खरीदा, आपने कहा सर अ कार। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, सिंगल। तो अगर चाहे वो whom का रिप्लाई हो चाहे what का रिप्लाई हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है, आपने कहा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो जी, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि राम विल असिस्ट द बॉयज, राम लड़कों की सहायता करेगा। अगर आप जरा गौर करिए यहां पे, ये राम क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, विल असिस्ट क्या है, आपने कहा वर्ब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं किसकी सहायता करेगा, किसकी, देखिए यहां पे मैंने आपसे बोला whom, ठीक है, whom will राम असिस्ट, किसकी सहायता करेगा, लड़कों की। अब आपने कहा सर ये तो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे जरा गौर करिएगा, यहां पे हमने whom से प्रश्न किया है, यहां पे what से प्रश्न किया है। what का प्रश्न हम तब करते हैं किसी के लिए जब हमें नॉन लिविंग बताना हो, ठीक है। whom का यूज हम तब करते हैं जब हमको भैया लिविंग बताना हो। आप जरा देखिए यहाँ पे कार था, नॉन लिविंग था, तभी हमने यहाँ पे what से रिप्लाई किया। आपने देखा कि यहाँ पे सर बॉयज था, लिविंग था, इसलिए हमने whom से रिप्लाई किया। तो हमने कहा किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अगर वो whom का रिप्लाई है तो भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, what का रिप्लाई है तो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, अगर सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट है तो। आई बात समझ में। अब जरा गौर करना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर मेरे भाई बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा राम, पहले ऐसे बता देता हूं मैं आपको। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो आपका whom का रिप्लाई होता है। अब ऐसा आप कहोगे सर whom का रिप्लाई तो डायरेक्ट भी होता है, समझाता। देखिए इसमें क्या होता है, हमेशा दो ऑब्जेक्ट आते हैं। राम, जैसे मान लीजिए कोई, आपने इसको स्ट्रक्चर से समझा देता हूं, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने वर्ब लिखा, मान लीजिए यहां पे आया ऑब्जेक्ट 1, यहां पे आया ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो अगर गौर करेंगे ना आप, ये जो ऑब्जेक्ट 2 है ये वाट का रिप्लाई होगा, जो वाट का रिप्लाई है इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें मान लीजिए ये जो दूसरा वाला जो whom का रिप्लाई होगा ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। किसी सेंटेंस के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसमें जो वाट का रिप्लाई होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो whom का रिप्लाई होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां आपसे कहा, कहां लिखूं भाई, यहां लिख देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा राम, ठीक है, गिव मी 2 बुक्स, राम ने मुझे 2 किताबें दी। अब जरा इसमें आप गौर से समझिएगा मेरी बात को। राम क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, गिव क्या है, आपने कहा वर्ब है। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या दिया, व्हाट डिड राम गिव मी, मुझे क्या दिया, आपने कहा सर ये किसका रिप्लाई है, व्हाट का। व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, आपने कहा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपसे कहा कि किसको दिया भाई, किसको दिया, whom, आपने कहा मुझको दिया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा अब इनकी मदद कहां मिलेगी आपको पता है, जैसे जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो, सीजीएल के प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, हर एसएससी के एग्जाम में आता है। तो हमें अगर मान लीजिए बताना है कि भैया वॉइस चेंज करना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता होना चाहिए ना। अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके 2 पैसिव बनते हैं। तो ये सब हमें क्लियर होगी तो आगे क्या होगा, बहुत आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। अब हमने ये देख लिया। अच्छा जी, पहले एक बार बता दीजिए आप सभी लोग को क्लियर है। जैसे मैंने कहा ही गेव मी अ 10,000 रुपीज, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, अब इसमें गौर करिएगा, उसने मुझे दिया 10,000 रुपीज। तो आपने कहा सर ही क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, क्या दिया, जरा गौर से देखिएगा, क्या दिया,
आपने कहा 10,000 रुपीज दिया सर, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैंने आपको क्या बताया, एक बार जल्दी से सम अप कर देता हूं। मैंने कहा कि भाई देखो, ऑब्जेक्ट तीन होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, तीसरा प्रेपोजिशनल होता है। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट के बारे में ये बताया। मान लीजिए आपके सेंटेंस में कोई सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आता है, तो वो हमारा डायरेक्ट होगा, चाहे वो हुम का रिप्लाई हो, चाहे व्हाट का रिप्लाई, किसी का भी रिप्लाई हो। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई हो चाहे हुम का रिप्लाई हो, वो डायरेक्ट ही होगा। लेकिन किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट होगा उसमें, और हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट होगा। जैसे आपने ये दो एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है, इतनी सी बात थी और कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं। तो देखिए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है, बड़ा सिंपल है भाई, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा या जो प्रोनाउन आएगा वही इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल है। मैंने क्या बोला आपसे कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक यहां दे देता हूं, जगह नहीं है। मैंने कहा ही वेंट टू द सिटी। कहां गया भैया? वो शहर गया। आपने कहा सर देखो, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। द सिटी क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? आपने कहा सर ये हमारा बन गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। सिंपल है, ठीक है। अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई, अब देखिए ट्रिक टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंदर आप कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? मैंने बता दिया आपको। देखो भाई, हु का रिप्लाई या व्हाट का रिप्लाई ये सब्जेक्ट होगा। हमने ये भी बता दिया हुम का रिप्लाई और व्हाट का रिप्लाई। सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें फटाफट करके, आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर ये सेशन क्लोज मत कीजिए प्लीज, सब चैप्टर कंप्लीट कीजिए जो भी कॉम्पिटेटिव में आएगा। सब देखिए, मेरा आपने ये लोगों ने पढ़ाने का तरीका देख लिया होगा। कॉम्पिटेटिव जो चीजें हैं ना, मैं उसी पे रहता हूं, मतलब मैं इधर उधर जाता ही नहीं हूं। आपने देखा होगा 90% से ज्यादा अगर मेरी क्लास से क्वेश्चन मिलते हैं तो यही रीजन है, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड और रेलेवेंट चीजें पढ़ता हूं। और ये सब देखो रेलेवेंट तो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखोगे तो आगे चल करके सारी चीजों में आपको मदद तो मिलेगी, चाहे बायस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे एरर हो, कोई भी चीज हो। अब जैसे यहां देखिए, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एक एक करके देखें। आपने कहा सर मोहन रीड्स, हमें पता है कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट आया, हु रीड्स, मोहन रीड्स, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट हो गया। आपने कहा कमल अराइव्ड, हमने कहा हु अराइव्ड, आपने कहा सर ये वर्ब है, हु का रिप्लाई सब्जेक्ट है। और ध्यान दें, आप इसको चाहें तो प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रीड क्या है? प्रेडिकेट है। अराइव्ड क्या है? प्रेडिकेट है। अब सब कुछ समझ में आएगा, हर चीज क्लियर होगी। जैसे सी क्या है? सब्जेक्ट है। स्माइल्ड क्या है? वर्ब है। यहां देखिए कमल कॉल्ड रानी। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया हु कॉल्ड रानी, रानी को कौन बुलाया? हु का रिप्लाई सब्जेक्ट है। कॉल्ड क्या है? वर्ब है। किसको बुलाया? आपने कहा सर हुम का रिप्लाई। हुम डिड कमल कॉल, कमल ने किसको बुलाया? रानी को बुलाया। लो भाई, रानी ऑब्जेक्ट बन गई। कौन सी ऑब्जेक्ट है? सिंगल ऑब्जेक्ट आई है सेंटेंस में, हुम का रिप्लाई है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है। अब देखो जी, अगर ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। कह रहा वी आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स। अब हमने कहा हु, कौन देख रहा है भाई नेटफ्लिक्स? आपने कहा सर वी, हम देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। आर वॉचिंग क्या हो गई? आपने कहा सर ये तो वर्ब हो गई। एक एक करके लिखना चाहें, इसे हेल्पिंग वर्ब लिखें, इसे क्या लिखें? मेन वर्ब लिखें। हम क्या देख रहे हैं? वाट आर बी वॉचिंग। आपने कहा नेटफ्लिक्स, लो भैया ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लो पूरा नाम लिख दिया। दे प्लेड फुटबॉल, दे क्या हुआ? सब्जेक्ट। हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। प्ले वर्ब है। क्या खेलते हैं? आपने कहा सर वाट का रिप्लाई, वाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, मोहन विल असिस्ट द बॉयज। मोहन क्या है? आपने कहा सर सब्जेक्ट हो गया। अब हमने कहा विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। असिस्ट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है। द बॉयज, ये देखिए हुम का रिप्लाई है। हुम विल मोहन असिस्ट, मोहन किसको असिस्ट करेगा? लड़कों को करेगा। लो ये हमारा क्या हो गया? आपने कहा सर ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है भाई?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंगल अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला ही इज राइटिंग अ लेटर, ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज राइटिंग क्या हो गई, पूरी वर्ब हो गई। अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हर एक चीज आप समझ पाओगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा ही बॉट अ कार, ही क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है। बॉट क्या है, वर्ब है। अ कार क्या है, वाट का रिप्लाई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वाट डिड ही बाई, क्या खरीदा, कार खरीदा, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप कहना चाहें तो। जैसे पायल, आपने कहा सर सब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है। हैज हेल्पिंग वर्ब है। लॉस्ट मेन वर्ब है। पायल ने खो दिया, मैंने आपसे बोला कि भैया क्या खो दिया, ठीक है, आपने कहा अपने ईयर रिंग्स खो दिए, ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, आपने कहा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट आ रहा है, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे दे आर डिमांडिंग मोर मनी, अब हमने कहा दे क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डिमांडिंग क्या है, आपने कहा मेन वर्ब है। दे आर डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे हैं, वाट आर दे डिमांडिंग, आपने कहा सर ये वाट का रिप्लाई पूछ रहा है। वाट का रिप्लाई क्या होगा, आपने कहा सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मोर मनी। ठीक है, वी शुड नॉट ब्लेम, ये क्या है, सब्जेक्ट है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब होती है, सबको पता है। नॉट क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, ना पता हो ध्यान रखिएगा, नॉट एडवर्ब होता है। ब्लेम क्या है, आपने कहा सर वर्ब की पहली फॉर्म है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, आगे पढ़ाऊंगा ये सब। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, हमें ब्लेम करना नहीं चाहिए। हमने कहा किसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, whom shouldn't we blame, आपने कहा दोस्तों को, हमारे दोस्तों को। whom का रिप्लाई ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, आपने कहा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप। अब ये देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आता है, इसको फटाफट समझ लीजिए। ये ऑफ क्या है, आपने कहा प्रेपोजिशन। ध्यान से देखिएगा, ये प्रेपोजिशन का बना ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे गलती से इसे हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट, लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के लिए ये हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा मेन वर्ब। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या ऑर्गेनाइज किया, व्हाट, आपने कहा सर व्हाट का रिप्लाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और सिंगल ऑब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट का रिप्लाई हो चाहे होम का रिप्लाई हो, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे भाई देखो, द मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड इट्स ड्यूटी। ऑफ क्या है, आपने कहा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट होगा, दैट इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट क्या हो गया, आपने कहा सर सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट का देखो यहां पे क्या लिखा, आपने कहा ये रही इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही सर इसका मेन वर्ब, और इट्स ड्यूटी क्या रहा, आपने कहा सर इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट, ठीक है, मतलब क्या किया, एग्जीक्यूट। व्हाट हैज द मैनेजमेंट ऑफ योर कंपनी एग्जीक्यूटेड, तो आपने कहा इट्स ड्यूटी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरे भाई सब्जेक्ट, और ये रही इसकी वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका रिप्लाई, ये हूं, क्योंकि देखिए जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उन्हें व्हाट से पूछा जाता है, जो हमारी लिविंग चीज होती है उन्हें हुम से पूछा जाता है। तो आपने कह दिया यहाँ पे द क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट कंफ्यूज अस, किसको कंफ्यूज किया, हमें किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार प्लीज बता दो, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, ठीक है। द गर्ल फ्रॉम माई क्लास, अब जैसे ये प्रेपोजिशन है, माई क्लास इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये लड़की है, इस लड़की के लिए क्या है, ये वर्ब लिखी गई है, ठीक है। अब मेरी क्लास से जो लड़की है प्रेजेंटेड एन एक्सीलेंट स्पीच, क्या उसने प्रेजेंट किया, आपने कहा सर व्हाट का रिप्लाई है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एन एक्सीलेंट स्पीच, उसने प्रेजेंट किया, राइट। अच्छा जी, अगला देखो, वी वेंट टू द सिटी। अब यहां पे आपने देखा ये मेरे भाई सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमने बताया था प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, दैट्स कॉल्ड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो बताइए मुझे एक बार, आज हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। अब आपने देखा आज हमने आपको बेसिक चीजें पढ़ाई। बेसिक में मैंने आपको सब्जेक्ट क्लियर कर दिया पूरा, हमने आपको पूरा ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया,
साथ में हमने आपको प्रेडिकेट क्लियर कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। अगर एक बार आप रिवीजन कर लोगे सारी चीजों का, तो मैं ट्रस्ट में आपको ये बैच पढ़ने में फ्री वाला बहुत मजा आएगा। कंटेंट उठा के देखेंगे तो मेरे भाई आपको पेड कंटेंट से कम नहीं मिल रहा है, उससे बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। सिर्फ आप अगर इसको रिवीजन करें और अच्छे से सीरियसली पढ़ें। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोग इस सेशन को मैक्सिमम लाइक दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए। इसको सफल बनाइए, इस पूरी सीरीज को। मैं भी मोटिवेटेड रहूं जिससे इस सीरीज को हम अच्छे से कंप्लीट करें। और कमेंट जरूर करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। कमेंट करना आप सभी लोगों का मैंडेटरी है। सबको समझ में आया, यही मेरी गुजारिश है कि भाई कि आप लोग बताइएगा। अगर स्पीड ज्यादा हो, कम हो, कुछ चेंजेस करना हो कुछ, तो बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। और कल से हम लोग शुरुआत करेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी कल भी बेसिक क्लास लेंगे। बेसिक क्लास में कुछ चीजें और बतानी है, जैसे कॉम्प्लीमेंट वगैरह हम लोग समझेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉम्प्लीमेंट। कल मैंने क्या पढ़ाया था एक बार वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कल हमने शुरुआत करी, हमने बेसिक चीजों में पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा, फिर हमने सब्जेक्ट पढ़ा और सब्जेक्ट में एक कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है वो भी पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा, कंपाउंड प्रेडिकेट पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा। तो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉम्प्लीमेंट को लेकर के। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप नए हैं ना, तो पहली वाली जो वीडियो है वो बाद में आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। एक बार बता दीजिए आप लोग तैयार हो, रेडी हो, ठीक है। बताइए एक बार जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग रेडी हैं, शुरुआत करें। और प्लीज अगर ब्राइटनेस ज्यादा हो तो बताइएगा, मैं वहां से थोड़ा सा कम कर दूंगा अगर चलेगा। वो मैं थोड़ा सा डल लगूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए कल से नाउन शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज बेसिक, भाई देखिए बेसिक पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है बेसिक पढ़ाना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बेसिक्स नहीं आते, तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग आपको बताऊं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? एडिशन होता है। देखिए एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। एक्चुअली आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, ये क्या बताता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। अब बस सुनते जाइएगा, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि भाई कॉम्प्लीमेंट का अगर आप बोलोगे क्या सिनोनिम होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है एडिशन, इसका मीनिंग होता है सप्लीमेंट, यानी किसी चीज को जोड़ देना एक तरीके से, ठीक है। किसी चीज को एक तरीके से एम्फेसाइज कर देना, दो चार उसमें उसका इंफॉर्मेशन जोड़ करके, दो चार बातें बता करके उसको क्या कर लेना, एम्फेसाइज कर देना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया एक तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, या एडिशन हम जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हम बेसिकली क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर देगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपने कहा इसे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, दैट्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मेरे भाई आप ऐसे समझो, अगर कोई सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आई, वर्ब के बाद अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ये स्ट्रक्चर तो सबको पता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर बताएंगे, अगर ऑब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएंगे तो ये एक्चुअली क्या कहलाता है, आपने कहा सर इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। अगर वो किसी सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनना मेरी बात को एग्जाम्पल से। ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर सकते हैं। एक आपका नाउन है, दूसरा आपका प्रोनाउन है, और तीसरा आपका एडजेक्टिव है। ये तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करेंगे, बाकी कोई और कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपसे लिखा है यहाँ पे कि राम इज स्मार्ट। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने राम इज स्मार्ट, ठीक है।
अच्छा, ये बोर्ड थोड़ा सा उधर खिसका हुआ है क्या? एक सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा सही कर दो। अभी बताइएगा आप सभी लोग, अभी दिख रहा होगा? अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा हूँ वापिस करो थोड़ा। अभी देखो सही दिख रहा होगा, मैंने अपनी तरफ से सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट को लेकर के, तो मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ये एडिशन का काम करता है। अगर किसी सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और हमने कहा कॉम्प्लीमेंट जो है, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को आपको मिलेंगे जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करेंगे। जैसे हमने कहा राम इज स्मार्ट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, कौन स्मार्ट है? आपने कहा राम। राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। और जरा ध्यान से देखेंगे, ये स्मार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आपने कहा सर ये एडजेक्टिव है। स्मार्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। अगर उसी तरीके से आप ये देखें, सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। अब यहां पे ये देखो, ये क्या है? प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। कौन ब्यूटीफुल है? आपने कहा सर सी ब्यूटीफुल है। अब ये देखिए क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? आपने कहा सर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखोगे तो क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने बताया था सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी सब्जेक्ट के एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मान लीजिए मैं ये बोलूं, राम इज अ गुड सिंगर। जब मैंने ये बोला राम इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे देखिए राम क्या है? आपने कहा सर राम तो सब्जेक्ट है। अब ये जो आपने इज लिखा हुआ है, ये तो खैर वर्ब है। अब गुड सिंगर, ये गुड सिंगर किसके लिए लिखा हुआ है? आपने कहा सर राम के लिए लिखा हुआ है। अगर राम के लिए लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। राम क्या है? आपने कहा सर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? आपने कहा सर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगर को देखेंगे तो क्या है? आपने कहा सर नाउन है। तो आपने देखा कि भाई कॉम्प्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है तो सब कुछ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखिए, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक एक बार बता दीजिए, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं है? ठीक, अब सुनना मेरी बात को। एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे मान लो अभी मैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, जैसे मैंने कहा ही मेड हर हैप्पी, उसने उसको खुश किया। अब अगर जरा गौर करिएगा, मैंने कहा दे हैव नेम्ड दिस प्रोजेक्ट द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ। अब अगर गौर करिए, ये क्या है? आपने कहा सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे ना, ही मेड हर, उसने उसको खुश कर दिया। अब अगर देखो यहाँ पे ये जो हैप्पी लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है? इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि उसने उसको खुश किया। किसको खुश किया? हर को। तो अगर ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपने कहा सर दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब जैसे यहां पे देखो, ये दे क्या है? आपने कहा सर सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नेम्ड क्या है? आपने कहा सर मेन वर्ब है। दे हैव नेम्ड, ठीक है। अब यहां पे लिखा है दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे हैव नेम्ड दिस प्रोजेक्ट द लास्ट लीफ,
उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा था, लास्ट लीफ रखा। तो अब देखिए ये लास्ट लीफ किसका नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, और ये प्रोजेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपने कहा सर उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लेकर के, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही क्लियर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लड़का क्या कहेगा कि सर देखो हम जब सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन अगर जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी आता है, और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है। चलो यहां पे एक चीज हमने देख ली कि भाई ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये इससे अलग है, लेकिन नाउन इसमें भी आता है, प्रोनाउन इसमें भी आता है, नाउन इसमें भी आता है, प्रोनाउन इसमें भी आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर वर्ब के बाद कब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और वर्ब के बाद कब कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। बस इतनी बात आपको समझनी है भाई, बहुत आसान है, ध्यान से बस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी आप देखोगे ना, ये जो सब्जेक्ट और ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा रहेगा ये एक्चुअली सेम रहता है। ये क्या रहता है, सेम रहता है। और ये देखो ऑब्जेक्ट तब होगा ना जब ये दोनों क्या होंगे, आपने कहा सर जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। अभी देखिए मैं आपको समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, जैसे यहां पे एग्जाम्पल देखना, लिखा है कि मोहन सा अ पुलिसमैन। ये मोहन क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है। ये जो सॉ लिखा है ये क्या है, वर्ब है। अब मैंने कहा ये जो पुलिसमैन है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है, और यहां पे मैंने कहा ये मोहन जो है वो सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। ये जो पुलिसमैन लिखा हुआ है मैंने कहा ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने पूछा आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंटेंस में यहां पे भी पुलिसमैन लिखा हुआ है, यहां पे भी पुलिसमैन लिखा हुआ है, यहां पे भी वर्ब है, यहां पे भी वर्ब है। यहां पे आपने कह दिया ऑब्जेक्ट है और यहां पे आपने कह दिया कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया। देखो भाई अगर ध्यान से देखो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। मोहन ने एक पुलिसमैन देखा, तो मोहन कोई और व्यक्ति है, जिसने उसको देखा पुलिसमैन को वो एक अलग व्यक्ति था। दो अलग अलग व्यक्ति थे तो हमने इसलिए इसको लिख दिया। यहां पे गौर करिएगा, मोहन वाज अ पुलिसमैन, यहां पे देखेंगे मोहन ही पुलिसमैन था, तो ये दोनों सेम है। तो अगर दोनों देखो सेम है ना, मोहन ही पुलिसमैन था, तो यहां पे ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका भाई कि यहां पे हमने देखा यहां भी पुलिसमैन नाउन है, यहां पे भी पुलिसमैन नाउन है, तो कैसे पहचाने इनको। तो यहां पे ये दोनों सेम है और ये मोहन की कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मोहन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए यहां लिखा है राम टेस्टेड द फूड, राम क्या है, सब्जेक्ट है, टेस्टेड क्या है, आपने का वर्ब है। राम ने क्या टेस्ट किया, फूड, ये ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि राम और फूड सेम नहीं हो सकते, ये क्या है, आपने कहा सर डिफरेंट है। लेकिन आपने कहा कि देखिए ये जो फूड लिखा हुआ है टेस्टेड डिलीशियस, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा डिलीशियस लिखा है इसी फूड के लिए लिखा हुआ है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। ये देखिए सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखिए कमल इज अ टीचर, कमल मेट अ टीचर। अब यहां पे देखिए कमल क्या है, आपने कहा सर सब्जेक्ट है, यहां पे भी कमल क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, मेट क्या है, आपने कहा वर्ब है, ठीक है। अब आपने कहा कमल इज अ टीचर, अगर आप ध्यान से देखेंगे कमल ही टीचर है, यानी कमल ही टीचर है, मतलब ये दोनों क्या है, आपने कहा सर ये तो सेम है, ठीक है। यहां पे देखिए कमल एक टीचर से मिला, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कमल एक टीचर से मिला, कमल टीचर यहां नहीं बता रहा, कमल अलग है टीचर अलग है, तो ये दोनों डिफरेंट है। दैट्स वाई ये हम कैसे पहचान लेंगे कि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले बताओ डाउट क्लियर है, बताइए समझ में आ गई बात। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता दीजिएगा क्या आपको ये बात क्लियर है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस, ठीक है। अगला देखना आप सभी लोग,
अब कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझ ले, जिससे कॉम्प्लीमेंट हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सी इज ब्यूटीफुल। अब हमें पता है भाई सी सब्जेक्ट है, यहाँ राम सब्जेक्ट है, यहाँ सोनू सब्जेक्ट है, यहाँ आर टीचर सब्जेक्ट है, यहाँ फूड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने देखा कह रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल। कौन ब्यूटीफुल है? सी। सी के बारे में बता रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ राम इज इंटेलिजेंट, देखो राम के बारे में बता रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे राम की विशेषता बता रहा है, यहाँ सी की विशेषता बता रहा है, और ये सब बीच में जो लगे हैं वो क्या है? आपने का सर वर्ब है। सोनू इज ए गुड सिंगर। अब यहाँ पे गुड सिंगर कौन है? आपने का सर सोनू है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये रहा वर्ब। आर टीचर्स आर हीरोज। अब ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो हमारे टीचर्स के बारे में बता रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या है? आपने का सर वर्ब है। द फूड टेस्टेड डिलीशियस, तो अभी जस्ट बताया था ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये जो डिलीशियस है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये किसके लिए यूज किया गया? सब्जेक्ट के लिए। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताने के पीछे पर्पज ये है, क्योंकि एक बार ये सब पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो जो आप गलतियां करते हो एरर बनाते समय, इंप्रूवमेंट बनाते समय या क्वेश्चंस करते समय, वो आपसे गलतियां नहीं होगी। तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि भाई ये सारे जो सेंटेंसेस में लिखे गए शब्द होते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने लिखा है पलक इज क्यूट। पलक क्या है? आपने का सर सब्जेक्ट है। इस क्या है? वर्ब है। क्यूट कौन है? पलक क्यूट है। तो देखिए ये पलक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और आप अगर देखोगे इसको तो क्यूट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए नोबडी आपने का सब्जेक्ट है। कंसीडर्स क्या है? आपने का वर्ब है। हिम क्या है? आपने का ऑब्जेक्ट है। आपने का नोबडी कंसीडर्स हिम अ सिंगर। कोई भी उसको सिंगर नहीं मानता। किसको? हिम को। अब ये देखिए सिंगर जो लगा हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आपने कहा सर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, हिज रूम उसका ऑब्जेक्ट है। आई फाउंड हिज रूम, मैंने उसका रूम पाया। क्या? वेरी मेसी। अच्छा क्या पाया? बिल्कुल बिखरा हुआ, बिल्कुल गंदा सा। आपने कहा सर उसका रूम। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी पूरी वर्ब होगी, वी विल नेम हर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया मानवी, हमने उसका नाम क्या दिया? मानवी दिया। ठीक, अब सोचिए मानवी किसका नाम है? हर का नाम है, ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। मुझे लग रहा है कि सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है वो भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है वो भी समझ में आ गया। अब इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे आपके एग्जामिनेशन में आएगा, वहां आपको एक क्लैरिटी रहेगी, एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है, और उसमें एरर वाला पार्ट आपका क्या है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सेंटेंस के टाइप्स, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हो लेकिन उनको नहीं पता हो ये चीज, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनसे डरते हैं। अगर एक बार ये आप सीख लोगे तो फिर से वही चीज है कि आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेंटेंसेस को लेकर के, क्योंकि देखिए सब कुछ जो आता है आपके एग्जाम में सब सेंटेंस पे बेस्ड होता है। तो हम एक बार सेंटेंस को पढ़ लें, सेंटेंस क्या है, तो हमें चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पे देखिए सेंटेंस जो है ना, अपने फंक्शन के आधार पे, गौर से देखिएगा, अपने फंक्शन के आधार पे 5 होता है, जो आप हमेशा से पढ़ते हो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, और जो सेंटेंस आपके स्ट्रक्चर के आधार पे होता है, स्ट्रक्चर के आधार पे आपका ये 3 होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। और बहुत अच्छा जो है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहां से डेवलप हो जाएगी। सेंटेंसेस देखने के बाद घबराएंगे नहीं, कितने भी लंबे चौड़े सेंटेंस हो। ठीक है सर, ये क्लास बहुत ढूंढने के बाद मिला है। ढूंढना कहां पड़ रहा है, मैं तो ये चैनल और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको पहले ही बता देता हूं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब पहले तो असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। भाई देखो सिंपल सी बताऊंगा, किसी चीज को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन, इसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, असर्टिव सेंटेंस में 2 चीजें आएंगी आपका, एक आएगा आपका अफर्मेटिव
और जो दूसरा आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव। तो एक हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हम कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जरा ये गौर से सुनिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सबको पता है भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, सिंपल। बस आपको यहां ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो अगला देखिएगा, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद भाई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ऑब्जेक्ट। तो सबको ये चीज पता है कि भाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे और जब आप मेंस के एग्जाम में बैठते हो या जब आप प्री के एग्जाम में बैठते हो तो वहां नरेशन आता है। तो नरेशन में क्या कहते हैं कि अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव में बदल दो। तो भाई जब हमें पता ही नहीं होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जब कभी भी अगर मैं आपसे बोलूं किसी इंटरोगेटिव को असर्टिव में बदल दो, तो असर्टिव में बदलने का मतलब ये हो गया या तो इसमें या तो इसमें। अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना, नेगेटिव में बदलना है तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबको पता है कि भाई इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ये ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो होता है, एक आपका होता है जिसे हम लोग एस नो क्वेश्चन कहते हैं, जो दूसरा होता है बी, इसे हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। देखिए एस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो उसे हम लोग बोलते हैं एस नो क्वेश्चन, और जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम एसनो इसलिए पड़ा, मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा इज सी गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा रही है? अब बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा इज सी गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा रही है, आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। जा रही है तो हाँ, नहीं जा रही है तो ना। दैट्स वाई इसका नाम एसनो क्वेश्चन पड़ा। और ये हमेशा देखोगे आप ना किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि नरेशन में अगर आपका चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे अभी जो लिखवाने जा रहा हूं ये स्ट्रक्चर हो, दोनों को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जैसे आपका वाट है, जैसे आपका वेयर है, जैसे आपका वाई है, जैसे आपका वेन है, हाउ भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम डब्ल्यू एच क्वेश्चन पड़ा, क्योंकि यहां पे देखिए ना मोस्ट ऑफ द जो हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वो इसी से शुरू होते हैं, डब्ल्यू एच से, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने देख लिया कि बेसिक बेसिक चीजें हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ना रिदम में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अगर बेसिक चीजें आपको ना पता हो तो पता होना चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह आप सभी लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं। अगला देखिएगा भाई, अब ये जो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है, इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो अभी बेसिक में बस समझ लीजिए ये होते क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे जिसके अंदर हम लोग ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट। तो जिसके अंदर ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि गो देयर, वहां चले जाओ। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए। ठीक है, मैंने आपसे कहा स्टॉप द कार, कार रोक दीजिए। ठीक है,
मैंने आपसे कहा स्टडी हार्ड, तो आपने देखा कि भाई मैंने स्टॉप द कार बोला, ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कार रोक दो। हमने कहा स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, ठीक है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, प्लीज कम हियर, मैं आपके साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहां आइए, गो देयर, ठीक है, इसको ऑर्डर समझ लीजिए, वहां जाइए। तो जहां पे भी आपको ऑर्डर मिले, जहां पे आपको एडवाइस मिले, जहां पे आपको रिक्वेस्ट मिले, दैट्स इंपरेटिव सेंटेंस। तो इन सारी चीजों से आपको ये हो जाएगा कि जब भी कोई एग्जाम में सेंटेंस है, पढ़ के आप क्लियर हो जाओगे कि सर ये कौन सा वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, जिससे आपको मदद मिले कि आप उसका जो एरर है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ जॉय, ठीक है, जहां पे आपको देखिए जॉय यानी खुशी, जहां पे आपको देखने को मिले दुख, या जहां पे सरप्राइज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, तो वो सरप्राइज शो कर रहा है कि कितना खूबसूरत शहर ये है। उसने कहा हुर्रे वी ऑन द मैच, ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पे आपने देखा सर ये तो जॉय बता रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि सर ये सरप्राइज बता रहा है। तो जहां सरप्राइज बताए, जहां पे जॉय बताए, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे देखिए आपको ब्लेसिंग देखने को मिले, जहां पे विशेष देखने को मिले, या ग्रीटिंग्स देखने को मिले, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, देखिए हम विश कर रहे हैं यहाँ पे, विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर वेलकम। तो जहां पे आप किसी को विश करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार बस कमेंट करके बता दो, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं है, ठीक है, आज बच्चे बहुत कम है भाई। अब देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो तो बड़ा आसान था। लेकिन अब बात करते हैं ना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, हमने कहा एक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब इन 3 सेंटेंसेस को सीखने के लिए आपको एक बड़ी बेसिक सी चीज सीखनी पड़ेगी, वो चीज है आपका क्लॉज। अगर आपको ये आ गया क्लॉज, तो ये जो हमारा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये बड़े आसानी से आपको आ जाएगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ना क्लॉज से डरते हैं कि सर क्लॉज क्या होता है, हमको आता ही नहीं, समझ में नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं इससे आसान कुछ भी नहीं है, आप बस एक बार गौर से इसको सुनिएगा, ठीक है। जैसे क्या है, कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि भाई क्लॉज क्या है, तो आप सिर्फ इतना बताना कि क्लॉज जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, बस सिंपल, खत्म हो गया यहीं पे। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, दैट्स क्लॉज। लोग इतना हवा बना करके रखे हैं क्लॉज को लेकर के, समझ में नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट है, नाम ही सुन के डरावना लगता है, ऐसा कुछ नहीं, यही है क्लॉज। देखिए जो आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे राम प्लेज, ठीक है, क्लॉज है। राम बॉट अ कार, क्लॉज है, ठीक है। जैसे हमने लिखा कमल प्लेस, ये भी है, ठीक है। राम इज रीडिंग अ बुक, ये भी है। तो देखो ना, आप अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा सेंटेंस में, आपको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो जहां पे भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए, वो हमारा क्लॉज है। अब मुद्दा किस बात का है पता है, ये जो हमारी क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, है कौन सी क्लॉज, क्योंकि क्लॉज होती है 3 तरह की। अब बस यही समझना है। तो लड़के कम से कम ये तो समझ गए ना कि ये जो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं, जिनको हम सेंटेंस 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 बोलते हैं, इनको हम क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कहीं दिख जाए, दैट्स क्लॉज। अब अगर आप गौर करें यहां पे, एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए अब ये हमें जो 3 तरह के होते हैं ना, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमें 3 चीजें समझनी है। अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा ये डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। अगर मैं मेन क्लॉज की बात करता हूं, मेन क्लॉज क्या है, अब जैसे हमने क्लॉज बताया, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। मेन क्लॉज क्या होता है, जो बिना कंजंक्शन के शुरू हो, बस इतना लिख लीजिए, जो बिना कंजंक्शन के शुरू हो, ऐसा कोई क्लॉज
जो बिना कंजंक्शन के शुरू होता है उसे मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे अभी आपने लिखा था ना, राम रीड्स, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, देखिए कोई कंजंक्शन लगा है? नहीं लगा है। जैसे आपने कहा रिया प्लेज, अब देखिए ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, कोई कंजंक्शन से शुरू है नहीं। अब इसे आप क्या बोलोगे? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये तो आपका क्लॉज है, लेकिन किसी कंजंक्शन से नहीं शुरू है, दैट्स कॉल्ड मेन क्लॉज। इसी को हम बोलते हैं भाई मेन क्लॉज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी मेन क्लॉज होती है, इसी मेन क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर मेन क्लॉज को बोला जाता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो आप कोई भी क्लॉज लिख लो जो बिना कंजंक्शन के शुरू होता है, दैट्स कॉल्ड मेन क्लॉज। जैसे आप ये लिखोगे ना, राम बॉट अ कार, राम ने एक कार खरीदा। अगर आपसे कोई बोले कि ये क्या है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसे क्लॉज कहते हैं। पूछेगा कौन सा क्लॉज है, देखो किसी भी कंजंक्शन से नहीं शुरू है, दैट्स मेन क्लॉज। अब वो आपसे पूछेगा कि यार ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, तो देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? आपने कहा सर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, फैन, फैन सबके घर में लगा होगा और ज्यादातर यहाँ पे लड़के देख रहे होंगे, तो फैन बॉयज। मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है। आपने कहा सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? मैंने कहा फैन बॉयज होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये फैन बॉयज क्या है? ये निमोनिक सबको याद हो गया, फैन और बॉयज। एफ फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो, ठीक है। ये हो गया आपका फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इनसे जो शुरू होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। समझना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा राम इनवाइटेड सोहन बट ही डिक्लाइंड हिज इनविटेशन, ठीक है। मैंने बोला कि राम इनवाइटेड सोहन बट ही डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। अब जरा गौर करिएगा इस सेंटेंस के अंदर मैंने क्या लिखा? पहले राम लिखा, ये सब्जेक्ट है, ये इनवाइटेड हमने लिखा, ये वर्ब है, ठीक है। अब जरा देखो ना, ये जो पहला सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या किसी कंजंक्शन से शुरू है? आपने कहा नहीं। मैंने आपको बताया था जो बिना कंजंक्शन के शुरू होता है, विदाउट कंजंक्शन, उसे बोलते हैं मेन क्लॉज। तो ये आपकी लिखी है मेन क्लॉज, यानी ये जो राम इनवाइटेड सोहन लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप यहां पे गौर करेंगे तो ये जो बट लिखा हुआ है, बट दैट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये आपका क्या है? आपने कहा सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपने कहा सर उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो भाई ये रहा मेन क्लॉज और ये रहा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोई भी आपसे पूछे तुम्हें कैसे पता ये मेन क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो बता देना ये बिना कंजंक्शन के शुरू है, मेन क्लॉज, और ये देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, जब कभी भी आपके सामने देखने को मिल जाए क्या चीज, ये अगर मेन क्लॉज के साथ अगर कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, मैंने क्या बोला? मेन क्लॉज के साथ कभी भी कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो जो हमारा मेन क्लॉज है उसे हमने बोला सिंपल सेंटेंस, जो हमारा मेन क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हमने क्या बोला? कंपाउंड सेंटेंस। देखो ये तुम्हारे सामने कंपाउंड सेंटेंस लिखा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? देखो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो, सिंपल, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है? देखो भाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सब आपने सुना होगा ना, जैसे आपका अनलेस है, अनटिल है, बिफोर है, ठीक है,
आफ्टर है, व्हेन है, आपका वाई है, ठीक है, ये व्हेन, वाई, वेयर, एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। कभी भी आपको अनलेस से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से, ये जो व्हेन, वाई, वेयर होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इफ होता है, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब कभी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोई भी क्लॉज शुरू होगी उसे क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, एक बार बता देना, बताइए। अब देखो, मुझे लग रहा है कि जितने आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, एक लड़का कह रहा है सर डेफिनेशन लिखिए, पागल है क्या, डेफिनेशन क्या लिखूं, सिंपल है, मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो बिना कंजंक्शन के शुरू हो। अब कह रहा कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो सामने लिखा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये लिखा हुआ है। अब कह रहा डेफिनेशन लिखो, पागल। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये कहा, ही went to the park after, या यहां मैंने लिख दिया राम went to the park after he had completed his homework। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखो, राम went to the park, ठीक है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हर बच्चे को पता है क्लॉज होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा क्लॉज है, आपने कहा सर ये बिना कंजंक्शन के शुरू है। अगर विदाउट कंजंक्शन ये शुरू है तो आपने कह दिया भाई देखो ये मेन क्लॉज है, दैट्स मेन क्लॉज। ये जो आफ्टर लिखा हुआ है ये कौन सा कंजंक्शन है, आपने कहा सर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज लगती है उसे कौन सी क्लॉज कहते हैं, आपने कहा सर इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लगने वाली क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ये मेन क्लॉज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर आपस में मिलती हैं तो ये कौन सा सेंटेंस बनाती हैं, आपने कहा सर ये बनाती हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कैसा सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने कहा सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आपने क्या देखा मेरे भाई कि जो बिना कंजंक्शन के शुरू होता है मेन क्लॉज, इसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जब मेन क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, देखिए यहां लिखा हुआ है। और जब हमने कहा आपका मेन क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मिलता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। अब बताओ बात सबको क्लियर हुई, अभी भी क्या कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को इसको लेकर के। अब यहाँ पे भाई अगर बात समझ में आ गई हो तो यहाँ देखो, मैंने आपसे कहा था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, और वो 3 टाइप क्या क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, बेसिकली जो आपका मेन क्लॉज होता है, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस जो मेन क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दैट्स इट। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई मेन क्लॉज हमने लिखा, उस मेन क्लॉज के साथ हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख दिया। तो मेन क्लॉज के साथ ये जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इन्हें बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, आपने कहा सर ये जो हमारी मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज प्लस ये जो हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। मेन क्लॉज के साथ हम जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेन क्लॉज के साथ जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए और ये खत्म हो जाएगा। अब अगर ये बातें आप लोग यहाँ सीख गए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बस एक चीज आपको ये समझानी है ना, ये जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ध्यान से देखिएगा इसको, बस इतना सीख लीजिए, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये सबको पता चल गया कि सर सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। एक्चुअली ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना, ये 3 तरीके से काम करती है। नाउन के तरीके से भी काम करेगी, एडवर्ब के तरीके से भी काम करेगी, और एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करेगी, ठीक है। जरा एग्जाम्पल से समझाने दो। मैंने कहा दे विल एक्सप्लेन
व्हाट यू वांट, ठीक है। मैंने कहा दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट। मैंने कहा ही विल रिटर्न व्हेन यू वांट, ठीक है। अब पहले इन दोनों को समझ लो एक बार। अगर आप देखोगे ये जो दे विल एक्सप्लेन लिखा हुआ है, आपको पता चल गया सर ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इसके आगे देखिए कोई कंजंक्शन लगा ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो ही विल रिटर्न लिखा हुआ है, आपने कहा सर ये भी मेन क्लॉज है, ये भी हम लोगों ने पहचान लिया। अब जरा गौर करो भाई, ये जो वाट लिखा हुआ है यहाँ पे और जो वेन लिखा है यहाँ पे, आपने देखा कि सर ये तो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो हमें पता है कि जो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, इनसे लगने वाली जो क्लॉज होती है ये क्या होती है, आपने कहा सर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये भी क्या हो गई, आपने कहा सर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो अभी जस्ट आपने बताया था कि जब आप मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस बनाता है, आपने कहा सर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये कैसा सेंटेंस लिखा है, आपने कहा सर ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है। और आपने ये चीज बताई कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आपने कहा ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं ये या तो नाउन के तरीके से काम करती हैं, या तो एडवर्ब के तरीके से काम करती हैं, या एडजेक्टिव के तरीके से काम करती हैं। अब बस मेरे भाई बस इतना ध्यान रखना, जो वाट से शुरू होगा या जो दैट से शुरू होगा वो हमारा किसके तरीके से काम करेगा, नाउन के तरीके से काम करेगा। और जो वेन का रिप्लाई होगा, या जो वेयर का रिप्लाई होगा, या जो वाई का रिप्लाई होगा, या जो हाउ का रिप्लाई होगा, ठीक है, वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। और अभी एडजेक्टिव भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब जैसे आपने ये देखा, कोई आपसे पूछे सेंटेंस कौन सा है, आपने बता दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पूछेगा कारण, आप बता देना मेन क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फिर अगर वो पूछेगा ये भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके तरीके से काम कर रहा है, तो आपने कहा दे विल एक्सप्लेन, वो लोग एक्सप्लेन करेंगे जो तुम चाहते हो। तो आपने कहा देखो जो वाट से शुरू होता है ना, ये नाउन के तरीके से काम करता है। चाहे तुम इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, चाहे तुम इसे नाउन क्लॉज बोलो, यानी ये जो तुम्हारी सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी है किसके तरीके से काम कर रही है, तुमने कहा सर नाउन के तरीके से काम कर रही है। अब जैसे आपने बोला ही विल रिटर्न, वह लौट आएगा। वेन यू वांट, जब तुम चाहोगे। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे गौर करो तो ये जो वेन यू वांट आपने लिख रखा है यहाँ पे, ये देखो वेन, मैंने कहा आपसे ना कभी भी वेन दिखे, वेयर दिखे, वाई दिखे, हाउ दिखे, ये क्या होते हैं, एडवर्ब बताते हैं। तो ये देखिए कैसी क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके तरीके से काम कर रही है, एडवर्ब के तरीके से। अभी तक आपने देखा होगा कोई एक सिंगल वर्ड जो होता है वो एडवर्ब के तरीके से काम करता है, लेकिन यहां पे मेरे भाई अगर गौर करो ना, ये पूरी क्लॉज व्हेन यू वांट ये एडवर्ब के तरीके से काम कर रही है। यहां पे देखो ये पूरी क्लॉज जो है वो नाउन के तरीके से काम कर रही है। तो ये हमारी नाउन क्लॉज है, ये हमारी एडवर्ब क्लॉज है। पहले बताओ बात समझ में आई, समझ रहे हो, बात क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, क्योंकि आगे अगर सब कुछ समझना और पढ़ना है, ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। छोटी तो नहीं है लेकिन फिर भी समझ में तो आ रहा होगा कि भाई हमें पता है कि ये पूरी क्लॉज ही एडवर्ब के तरीके से काम कर रही है। जैसे मान लीजिए आप ये सुना ही होगा आपने, राम स्पीक्स क्लियरली, ठीक है। अब हमने ये लिखा तो हमें पता है राम सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, भाई क्लियरली क्या है, आपने कहा ये तो हमारी एडवर्ब है सर, ये एडवर्ब है। एक सिंगल वर्ड एडवर्ब हो सकता है, तो भाई ये पूरी क्लॉज भी एडवर्ब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब बस आप ना कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, बस ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे लिखा हमने यहाँ पे आई सा अ मैन, देखिए ये यहाँ पे आई सा अ मैन, दे विल एक्सप्लेन, आई नो द मैन, और आई सेल गिव यू मनी। अगर आप यहां गौर से देखें ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपने कहा सर ये सब मेन क्लॉज हैं, ये भी मेन क्लॉज, ये भी मेन क्लॉज, ये भी मेन क्लॉज, और ये भी मेन क्लॉज, ठीक है, ये सब हमारे मेन क्लॉज है। अब आपने देखा ये जो हु लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये भी सर हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो हमने कहा भाई जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्लॉज लगती है उसे हम कौन सा क्लॉज कहते हैं, आपने कहा सर उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज।
हमने देखा सर यहाँ मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमें पता है मेन क्लॉज के साथ जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाते हैं तो कौन सा सेंटेंस बन जाता है, आपने कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ये पूरा का पूरा कैसा सेंटेंस है, आपने कहा सर ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलो भाई ये बात भी हमें हो गई क्लियर। अब बस हमें इतना जान लेना है कि ये काम किसके तरीके से कर रहा है, कि कहाँ पे ये नाउन है, कहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो पहला वाला देख के तो लड़का पहले बता देगा, जैसे आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, हु वाज क्राइंग, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए ये किसके तरीके से काम कर रहा है। अगर आप देखोगे दे विल एक्सप्लेन, जो वाट वाला होता है वो क्या होता है, आपने कहा सर वाट वाला तो नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, और ये वाला भी देख के तुरंत समझ में आ गया, आई सेल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम इस काम को करोगे। ये पूरी क्लॉज हमारी किसके तरीके से काम कर रही है, आपने कहा सर ये पूरी क्लॉज हमारी एडवर्ब क्लॉज है, यानी एडवर्ब के तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अब बाकी दो बताइए मुझे एक बार आप सभी लोग। नमस्ते भाई नमस्ते। एक बार बाकी का मुझे जल्दी से बताइए किसके तरीके से काम कर रहा है। फटाफट कमेंट करिएगा एक बार सभी लोग, बस इतना बता दीजिए उसके बाद हम लोग चलते हैं। तो समझ लीजिए आपका यहां तक खत्म हो चुका है। वेन वाला तो एडवर्ब है, जो पूछ रहा हूं बाकी का बताइए आप सभी लोग। भाई एक बार शेयर और लाइक कर दो यार सेशन को, ये मत करो, थोड़ा सा मोटिवेशन हाई रखो मित्रों, ठीक है। चलो जी, नहीं मैं बताता हूं, हाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ठीक है देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई सा मैन हु वाज क्राइंग, दे विल एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, आई नो द मैन। अब ये बच्चों ने तुरंत देख करके बता दिया कि सर ये एडवर्ब क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि देखो जहां पे लड़के ने वाट देखा नाउन क्लॉज, वेन देख लिया एडवर्ब क्लॉज। अब देखो मैंने एक आदमी को देखा हु वाज क्राइंग, अच्छा भाई एक बात बताओ कौन रो रहा था, आपने कहा सर ये आदमी। अब जरा एक बात बताइए, आप सभी लोगों को पता है ना कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आई सा मैंने एक आदमी को देखा जो रो रहा था, हु वाज क्राइंग। तो ये जो पूरा का पूरा लिखा है इस आदमी के लिए लिखा हुआ है, तो ये किसके तरीके से काम कर रही है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, पूरा एडजेक्टिव। तो जिन बच्चों ने एडजेक्टिव बताया है उनका बिल्कुल सही है। अब जैसे यहां पे देखिए, आई नो द मैन हु वाज देयर, आई मैं उस आदमी को जानता हूं जो वहां था, जो वहां था। अगर गौर करिए ना इसको, तो ये किसके लिए लिखा है, इस मैन के लिए लिखा हुआ है। अब ये हमारा क्या है, आपने कहा सर एडजेक्टिव क्लॉज। जिन बच्चों ने एडजेक्टिव आंसर दिया था उनका सही था। तो देखो भाई आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। आज मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपकी कवर कर दी, बेसिक में जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था उतनी चीजें आप लोगों ने समझ ली, ठीक है। तो आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। कल से हम जो शुरू करेंगे, जो टॉपिक अपना, वो नाउन शुरू करेंगे, ठीक है। तो नाउन टॉपिक के लिए सब लोग कल से रेडी रहिएगा, नाउन पढ़ेंगे और नाउन एक ही बार में समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। बेसिक का टेंशन आपका खत्म हो गया, इतने बेसिक से आपका काम चल जाएगा, और बाकी जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें हर चीज़ अब आपको समझ में आती जाएगी, चाहे वह क्लॉज आ जाए, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, ये सब। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा आप सभी लोगों को लगा, समझ में आया। और प्लीज़ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स बनाते रहिएगा। हम एक दिन, एक हफ्ते में 4 से 5 क्लासेस करने वाले हैं, तो 2 दिन 3 दिन का टाइम भी दूंगा आपको रिवीजन करने के लिए, और अपने नोट्स बनाते रहिएगा सभी लोग। चलिए ठीक है।
चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।